हार्ड सरफेस पे रनिंग करना इट इज़ अ बिग नेगेटिव थिंग। इट्स बीन 8 years नाउ आई थिंक। उस रात को मेरे को नींद नहीं आई थी जबकि मैं आई वॉज वेल ट्रेन्ड इन दैट फील्ड, आई वॉज कंफर्टेबल। करूँ कि भगवान ने जो जॉइंट बनाया है उसको हम एग्जैक्टली वैसा तो कभी रिक्रिएट कर ही नहीं सकते एज ह्यूमन बीइंग। तो पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन की देखना, डॉक्टर्स की लाइफ आम लोगों से 8-10 साल कम होती है। आई हैव सीन हैरेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स बाय इंश्योरेंस कंपनी यू कैन से। तो कन्वेंशनल में आई ट्राई कि मैं वो था अचीव कर लूँ। तो रोबोट वो अचीव करने में हेल्प करते हैं, वो थोड़ी मोर प्रिसाइज। कुछ हॉस्पिटल हैं जो इसको प्रमोट करने के लिए वी आर नॉट डूइंग नी रिप्लेसमेंट, वी आर डूइंग नी रीसर्फेसिंग। अगर फ्रैंकली आप मेरे से पूछो तो वो गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इवनिंग में 4 बजे आपको बोले कोई बंदा भी 5.5 लाख रुपया भी लेके आओ जमा कराने के लिए, कहाँ से लेके आओ? Hello everyone, welcome to another episode of Win Talks with Abhishek Jain, where Win is wisdom, inspiration and networking. आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। उन्होंने अपने 22 साल के मेडिकल करियर में 15,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ को बेटर कर दिया है और उनको बिस्तर से उठा के चलने लगा दिया है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, who is working as a director orthopedics and joint replacement surgery at Max Hospital Mohali. So welcome Dr. Singla to Win Talks with Abhishek Jain. Thank you. So Dr. Singla, 15,000 सर्जरीज, मतलब इतना बड़ा नंबर। तो आप हर बार बात करते हैं कि किसी को सर्जरी करवाने की ज़रूरत ना पड़े, पर 15,000 सर्जरीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप बताइए, आप ये स्टेटमेंट हमेशा क्यों हमारे को बताते हैं कि किसी को सर्जरी नहीं करवानी चाहिए? Obviously, nobody wants to undergo knife. तो सर्जरी should be used as last option. जो इतनी सारी सर्जरीज की हैं, you can say I am lucky also as a surgeon or as doctor that I have done so many surgeries in just 22 years. So there are few emergency surgeries, जैसे फ्रैक्चर हुआ, किसी का कुछ प्रॉब्लम हुई एक्यूट, तो करवानी पड़ेगी उस तरह से ना। There are few planned surgeries like knee replacement, hip replacement या और spine problems के लिए। तो I always say, or I have practiced myself also in that way, that surgery should be used as last option. अगर कोई conservatively manage हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर्स हैं जो प्लास्टर के साथ मैनेज हो सकते हैं या बेड रेस्ट से ठीक हो सकती है चीज़, तो ऑब्वियसली वो करना चाहिए। एंड जब वो पॉसिबल नहीं है, देन ओनली सर्जरी शुड बी यूज। एंड आई हैव डन दिस वे ओनली टू माय पेशेंट्स। मैंने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ हो सकता है विदाउट सर्जरी, दैट शुड बी यूज। बट उसका अल्टीमेट रिजल्ट शुड बी लाइक दिस कि पेशेंट और अ पर्सन शुड बी पेन फ्री, मोबाइल, देन ओनली कंजर्वेटिव ऑप्शन शुड बी यूज। अगर हम नहीं ऑपरेट कर रहे जस्ट इसलिए कि सर्जरी नहीं करनी है, बट अल्टीमेटली उनकी बॉडी खराब हो रही है या कोई लिम्ब खराब हो रही है, तो उस तरह के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का तो फायदा नहीं है। देन सर्जरी नीड्स टू बी डन। और इसके अलावा अगर हम प्लान सर्जरी की बात करें, फॉर एग्जांपल आजकल प्लान में सबसे कॉमन सर्जरी हमारे फील्ड में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। तो नी रिप्लेसमेंट में तो अगर मैं आपसे कॉमन लैंग्वेज में बात करूं कि भगवान ने जो जॉइंट बनाया है उसको हम एग्जैक्टली वैसा तो कभी रिक्रिएट कर ही नहीं सकते एज ह्यूमन बीइंग ना। सो वी कैन बी नियर टू दैट नेचुरल थिंग, बट वी कांट बी दैट 100% correct. So it's always better if the natural joint जो हमारे हैं, जो God has created, if we can manage well with that or to that limit, we should try our best. But बहुत सारे लोग होते हैं जो अल्टीमेटली बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, या who are in so much of pain that they need to undergo surgery. So डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से ही आपकी कन्वर्सेशन से मेरे को मिला है कि आपने कोई ऐसा पेशेंट अपना ही देखा है जिसने टाइमली सर्जरी नहीं करवाई, नेचुरल प्रोसेसेस में लगे रहे और बाद में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई?
हाँ, अगर आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो तो मेरे अपने नाना जी, मम्मी मेरे मदर के चाचा जी हैं, ओके। जिनकी एज अभी अराउंड 90 है, 90 के अराउंड है। उनको मैंने 10 साल पहले बोला कि आप करा लो सर्जरी, ही वाज फिट एंड उनकी सर्जरी होने वाली स्टेज थी वो, ओके। उन्होंने नहीं बात मानी। आज नाउ ही वांट्स कि मेरी कोई सर्जरी कर दी है, बिकॉज उनकी ही इज इन सो मच ऑफ पेन किलर्स फायदा नहीं कर रही एंड ऑलमोस्ट क्रिपलिंग स्टेज में है। ना तो बेड पे लेट सकता है बंदा, जो वैसे एक्टिव है, वैसे हेल्दी है, मतलब एक्सेप्ट फॉर नी जॉइंट्स, और घुटने से चल नहीं सकते बिकॉज ही इज इन सो मच ऑफ पेन। बट अब वो उनकी वैसे मेडिकल कंडीशन नहीं है, वन इज एज, अदर इज ही इज डायबिटिक आल्सो, एंड कुछ थोड़ी बहुत इस एज में हार्ट प्रॉब्लम भी होती है, तो अल्टीमेटली ही इज नॉट फिट फॉर सर्जरी एट प्रेजेंट। तो ये तो मेरे अपने घर में है, बट इसके अलावा आई हैव सीन सो मेनी अदर पीपल आल्सो जो टाइम से नहीं करवाते और अल्टीमेटली वो पछताते हैं कि हमने टाइम से क्यों नहीं करवाई सर्जरी। तो व्हाट इज द राइट एज ऑफ लाइक हैविंग द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? It's a very difficult question. I tell my patients like सही टाइम पे सर्जरी करवाना या होना शायद किस्मत की बात है कि ना तो टाइम से पहले करवानी चाहिए जब मान लो जरूरत नहीं है, या और ट्रीटमेंट्स हैं, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स हैं, एक्सरसाइज हैं, सप्लीमेंट्स हैं, इंजेक्शन हैं, स्टेम सेल थेरेपी, सो मेनी थिंग्स, और ना ही बहुत ज़्यादा लेट होना चाहिए। अब टाइम सही पे करवाना, जो डिसीजन है पेश बंदे का अपना होता है, उसकी फैमिली का होता है और डॉक्टर का होता है। इट्स पार्ट ऑफ लक कि आप सही डॉक्टर के पास पहुंचे, उस डॉक्टर ने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया या सही ओपिनियन दिया टू बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। कई बार ऐसे भी होता है कि डॉक्टर ने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया हो बट उसकी अपनी नॉलेज ही लिमिटेड हो या एक्सपीरियंस कम हो नए लोगों को, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एंड फिर आपने जो ऑनेस्ट ओपिनियन मिला है उसके अकॉर्डिंगली सही एक्ट किया नहीं किया, तो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट इन जनरल अगर आप मेरे से पूछो नी रिप्लेसमेंट का, अगर पूछो वी ट्राई कि किसी भी बंदे की एज कम से कम 55-60 हो जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करें। ऐसा नहीं कि उससे कम में नहीं करते, बट इन जनरल वी ट्राई टू डू दैट कि 55 से कम में ना करें। ओके। और आप हमारे को कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने इससे कम एज में, मतलब व्हाट इज द मिनिमम एज जिसमें आपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी है? मिनिमम बताऊं तो इट्स इन 30-32 वो, बट इट वाज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मैं सुना गठिया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ people who are affected with knee pain are because of osteoarthritis, जो एज रिलेटेड चेंज होते हैं, घुटने खराब होते हैं, बोलते हैं कि ग्रीस कम होगी, वो होती है osteoarthritis। ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज गठिया में तो बिल्कुल ही जॉइंट खत्म हो जाते हैं, बंदा बेडरिडन हो जाता है। तो ऐसे उसमें देयर इज नो एज लिमिट, उसमें इट डिपेंड्स ऑन द डैमेज ऑफ द जॉइंट एंड बंदे की क्या कंडीशन है। तो उसमें एक लेडी थी जिसका 32 की एज में किया था, एंड उस ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर आप मेरे से पूछो मिनिमम एज जिनका मैंने नी रिप्लेसमेंट किया, नॉट टोटल नी रिप्लेसमेंट, माइक्रोप्लास्टिक सर्जरी एक अलग तरह की सर्जरी होती है, काइंड ऑफ नी रिप्लेसमेंट बट नॉट टोटल वन, 46 की एज में किया है। 50 के अराउंड काफी लोगों का किया है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन इतना डैमेज हो चुका है। और मैक्सिमम इफ यू आस्क मी इज 92 या 80s में तो काफी कॉमन है 92 बिकॉज अंकल वाज वेरी हेल्दी, मतलब नी के अलावा उनका बाकी सब कुछ ठीक था बिल्कुल। आई हैड परफॉर्म्ड माइक्रोप्लास्टिक सर्जरी ऑन हिम आल्सो एंड ही वाज वेरी थैंकफुल टू मी। ही लिव्ड फॉर नेक्स्ट 5 years। ओके, ही इज नो मोर रिसेंटली कुछ महीने पहले, तो बट ही वाज वेरी हैप्पी फॉर दोस 5 years एंड वेरी थैंकफुल टू मी। तो आई ऑब्वियसली वाज वेरी हैप्पी व्हेनेवर आई यूज्ड टू मीट हिम। आई कांट इमेजिन कि 92 की एज में आपने सर्जरी की और again he left for next 5 years walking. He was very active. He was active till probably the last days. And 80s की एज में तो बहुत सारे लोगों की है। It all depends on कि मेडिकल कंडीशन कैसी है, इंटरनल हेल्थ कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी बता रहा था, मेरे अपने नाना जी हैं, उनकी नहीं कर सकते, जस्ट लेस देन 90, बट उनका जनरल कंडीशन उसका भी नहीं है। तो बट 80s में तो बहुत कॉमन है अगर पेशेंट बंदा फिट हो तो। तो डॉक्टर साहब एक चीज मेरे को और बताओ, ऐसे कौन से साइंस मतलब लोगों को देखने चाहिए लाइक कि हाँ उनका घुटना या और लाइक जो जॉइंट्स हैं वो काम करने
कम हो एक तो गए। बेसिक सा है कि अगर आपको हर रोज पेन हो रहा है, आपकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, आप मान लो पहले वॉक करने जाते थे 5 किलोमीटर, वो नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने घर की एक्टिविटीज लेडीज करती हैं वो नहीं कर पा रही हैं, आपको पेन किलर मेडिसिन लेनी पड़ रही है, मे बी चाहे वंस इन वीक लेनी पड़ रही है, अगर उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लेनी पड़ रही है फिर तो नहीं ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो अगर अर्ली स्टेज पे हम इंटरवेंशन करें, इंटरवेंशन मीन्स नॉट सर्जरी, इंटरवेंशन मीन्स एक्सरसाइजेस, सप्लीमेंट्स, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक तो आपकी पेन रिलीफ हो जाएगा, आप यू विल बिकम एक्टिव अगेन, एंड इसके अलावा आप सर्जरी डिले कर लेंगे प्रॉबेबली। मान लो आपकी अगर कुछ भी नहीं करते 1 साल में आपकी नी डैमेज होने हो, सब कुछ करेंगे ये मैनेजमेंट, तो प्रॉब्ली आप 4, 5, 6, 10 साल तक निकाल सकते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right intervention, early intervention. and is it okay to delay the surgery with right things? हाँ, if ultimately सर्जरी का मोटिव तो है कि आपको एक्टिव बनाना, पेन फ्री बनाना। बिल्कुल। अगर आप बिना सर्जरी के उस लेवल पे हैं तो फिर व्हाट्स द नीड ऑफ सर्जरी। और कौन सी ऐसी गलतियां लोग करते हैं कि जिनके कारण उनके जॉइंट्स जो हैं अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं? बिकॉज मैंने देखा है कि देयर आर पीपल इन देयर 60s, 70s, 80s एंड 90s जो बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है, उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा। मतलब कौन सी ऐसी गलतियां लोग करते हैं जिसके कारण मतलब ये चीजें होती हैं? नहीं, एक तो मेजर जेनेटिक फैक्टर है कि आपके नी कैसे रहेंगे, और इसके अलावा गलतियां जो आप बोले हो कि जो बंदे की अपने हाथ में है, दैट इज क्या फिजिकल एक्टिविटीज की हैं थ्रू आउट हिज लाइफ, कितनी एक्सरसाइजेस वगैरह की हैं, क्या आपका डाइट रही है, अच्छी डाइट रही है नहीं रही है, बॉडी वेट कितना है, BMI कितना ज़्यादा है, एंड आप उसके साथ ओवरऑल जो कई लोग हैव सीन के रनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट स्टिल उनके नी डैमेज हो जाती है। प्रॉब्ली जो हार्ड सरफेस पे रनिंग करना, इट इज़ अ बिग नेगेटिव थिंग। मॉडर्न लाइफ अगर हम देखें, इफ वी कंपेयर लाइफ 50 years फ्रॉम नाउ, नी तो डैमेज कभी सुना नहीं था, बहुत कम हो गया, इवन 30 साल पहले तब हर चीज़ कच्ची होती थी, फर्श, अब हर चीज़ पक्की है। जब हम चलते हैं तो जब हम बॉडी वेट आता है नीचे जमीन पे तो रिएक्शन भी होता है, थर्स्ट पड़ता है, वो जॉइंट पे पड़ता है। अभी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ओके, एंड बाकी मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई खानों में, हर किसी में नकली मिलने लगी है, तो ऑल दीज थिंग्स मेक। डॉक्टर साहब, आप BMI की बात कर रहे थे, तो आइडियल BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब क्या होना चाहिए कि मेन और वुमेन में सेम होता है या अलग होता है, बिकॉज उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है? पहले तो आई वुड लाइक टू टेल BMI है क्या, प्रॉब्ली लोग सुन रहे होंगे, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। BMI इसके आपका बॉडी वेट हम देखते हैं और आपकी हाइट कितनी है, तो उसकी कैलकुलेशन होती है, बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर करके ना। सो उससे आपका कैलकुलेशन होता है कि एक तरह से आप कितना मोटापा है, आपकी हाइट के हिसाब से बॉडी वेट कम है ज़्यादा है। तो आइडियल BMI फॉर बोथ मेल एंड फीमेल शुड बी लेस देन 25। ओके, मतलब 18 से 20 के और 25 के बीच में सॉरी होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो मतलब आइडियल से ज़्यादा है, और किसी का बहुत ही ओबीज हो जाते हैं 35 से ऊपर, 40 से ऊपर, तो बहुत ओबीज कैटेगरी में आ जाता है। ओके, तो जिसका BMI ज़्यादा है, मतलब वो ही और शी इज मोर प्रोन टू दीज जॉइंट प्रॉब्लम्स। हाँ, ऑब्वियसली आपके घुटनों पे वेट ज़्यादा आ रहा है, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। ओके, ऐसा नहीं है कि पतले लोगों को नी डैमेज नहीं होते, एंड वी सी लॉट ऑफ पीपल हु आर थिन बट उनकी नी डैमेज होती है। तो उनके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो देयर अल्टीमेटली मल्टीपल रीजन, जैसे मैं पहले बताया था, जेनेटिक फैक्टर हैं, क्या एक्टिविटीज की हैं, क्या खाया पिया, वो सब मिला के होते हैं। बट फॉर एग्जांपल बाकी सारे फैक्टर इक्वल हैं या कांस्टेंट हैं और BMI ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसका जो मोटा है बंदा, जो बॉडी वेट जिसका नी पे ज़्यादा आ रहा है, उसका डैमेज जल्दी होएगा या उसके रिकवरी के चांसेस कम होंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक चीज़ और बात कर रहे थे कि हार्ड सरफेसेस पे हम लोग चलने लगे हैं, ये भी एक फैक्टर है कि हमारे नी डैमेज हो रहे हैं। मैक्सिमम सरफेसेस आज के टाइम पे हार्ड है, और एथलीट्स जो अपने आप को ट्रेन करते हैं, जिम में ट्रेन करते हैं, जिम में भी हार्ड सरफेसेस हैं, इवन हमारी ट्रेडमिल्स भी जो हैं वो हार्ड है। तो मतलब isn't it मतलब कंट्रोवर्शियल के या ट्रेडमिल, if you ask me, it is not good for health
or knees, if you're running on the treadmill as vis-a-vis you're running in a park. So running in park is much more healthier. Okay. And park में भी I would like to recommend or say, अगर आप ग्रास पे या सैंड वाला एरिया होता है, सॉफ्ट सॉइल या हार्ड सॉइल इवन इज मच बेटर देन रनिंग ऑन आरसीसी और सीमेंटेड सरफेस, बिकॉज वो हार्ड होगा. अगर आप अगर डू वन थिंग, आज या कल जाइए घर पे पार्क में जाइए, इवन ब्रिस्क वॉक करके देखिए. रनिंग तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा. ब्रिस्क वॉक आप करके देखिए हार्ड सरफेस पे जो सीमेंटेड होता है, उसके बाद आप ग्रास पे करके देखना या सैंड पे करके देखना, एंड यू विल रिमेम्बर मी कि मैं कह रहा था. एंड प्लीज एवरीवन ट्राई दिस एंड यू विल फील इट, द jerks or the reaction in body of the knees. So if possible, try to run or walk in park, and that also if possible in soft area. ठीक है, ये मैं सभी ऑडियंस को यहाँ पे बताना चाहूँगा, डू ट्राई दिस. एंड ट्राई करने के बाद मतलब पहले आप हार्ड सरफेस के ऊपर रनिंग करो, उसके बाद सॉफ्ट सरफेस के ऊपर करो, ग्रास के ऊपर, देन हमारे को डिफरेंस बताओ इन द कमेंट बॉक्स, राइट. एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डॉक्टर सिंगला, मेरे दिमाग में ना हमेशा बचपन से ये क्वेश्चन रहता था कि किसी दिन मैं किसी सर्जन के साथ बैठूंगा और ये बात करूंगा, आपको सर्जरी करते टाइम डर नहीं लगता? मतलब मेरे को तो थोड़ा सा खून दिख जाए कहीं पे भी, मतलब मेरे को तो आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ. सर्जरी करते हुए तभी डर लगता है जब कुछ ऐसी नई सर्जरी करनी हो जो जिससे एक्सपीरियंस नहीं हो, या फिर तब लगे कि आज शायद हम कोई फंस जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाए ना हो पाए. देन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना कि मान लो हमसे कोई कमी रह गई या मेरे से कोई गलती हो गई, तो किसी और की जिंदगी उससे खराब हो सकती है ना, जो दैट्स द रीजन. बट इन जनरल वी आर ट्रेन्ड दैट वे ना, ऑल द डॉक्टर्स, नॉट माई सेल्फ ओनली, ईच एंड एवरी सर्जन, ग्रेजुअल ट्रेनिंग होती है ना. पहले धीरे धीरे डिसेक्शन हॉल में शुरू होती है एनाटॉमी डिपार्टमेंट से, तो इट्स ड्रिलिंग ऑफ ईयर्स, तो धीरे धीरे वो आप कस्टम हो जाते हो. तो आपने मतलब सर्जन बनना ही क्यों चूज किया? मतलब टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ जर्नी कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे. हमारे मेडिकल में इंटर्नशिप होती है. इंटर्नशिप इज बेसिकली ट्रेनिंग. सो यू आर पोस्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स. आफ्टर 4.5 years ऑफ टीचिंग एंड कंप्लीटिंग योर MBBS, देन 1 साल की इंटर्नशिप होती है. उसका पर्पज ये होता है कि आप हर डिपार्टमेंट में एक्सपोजर हो, देन यू आल्सो गेट ट्रेन्ड प्रैक्टिकली. ये हर डिपार्टमेंट का काम है, और एक्सपोजर भी वो आप चूज करते हैं. MBBS एक जेनरिक डिग्री है. हाँ, MBBS इज बेसिक लाइक ना, वो हम सब बॉडी पार्ट के, जब सारे डिपार्टमेंट जो हमारे होते हैं उसकी पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है. तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई हैड डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी an orthopedic surgeon. Okay. But there was a big question mark. Why? Because orthopedics top rankers को मिलती थी. Okay. आजकल भी शायद ऐसे है, but उस टाइम आज से 20 साल 25 साल पहले तो यही था ना. So that's a big task to get single digit rank, you can say. So मैंने purposefully 1 साल ड्रॉप किया अपना PG एंट्रेंस एग्जाम का, so that I get one of टॉप रैंक. ओके. कि कहीं मैंने पहले तैयारी थोड़ी बहुत कर ली, मेरा कोई रैंक आ गया, तो ऑब्वियसली सब लोग प्रेशराइज करते हैं यार कि आज मिल रही है पीजी, तू ले ले. बाद में पीजी मींस MD MS होता है, तो इसलिए मैंने पर्पसफुली ड्रॉप किया. ओके. सो दैट आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी नेक्स्ट ईयर. एंड मेरे को अभी भी याद है, आई एम पास आउट फ्रॉम दिल्ली बेसिकली. सो MC मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, जहाँ से अल्टीमेटली जब बाय गॉड्स ग्रेस आई डिड माय MS ऑर्थोपेडिक्स. तो वो हम वहाँ से गुजरते थे बाइक पे. मैं पहले दूसरे मेडिकल कॉलेज में था, MBBS मेरी UCMS से है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स बाहर की तरफ, मेन रोड की तरफ ही था. तो हिंदी में लिखा होता था ऊपर, इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, नीचे अस्थि शल्य विभाग. अस्थि मीन बोन, शल्य सर्जरी विभाग. तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मेरी किस्मत कभी इतनी अच्छी होगी कि मैं इस डिपार्टमेंट में आके PG करूँगा.
तो पर लकीली पढ़ा मैं अच्छी तरह से, तैयारी अच्छी की, भगवान की कृपा हुई एंड आई गॉट गुड रैंक एंड अल्टीमेटली I was the first person to get into that institute Wonderful. in my batch basically. Wonderful. So it went. So this is the story. Okay. And डॉक्टर साहब एक और चीज, ये मैंने खैर मूवीज में भी देखा है, कई बार ये होता है कि डॉक्टर्स जो हैं सभी की सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेटिव्स तब उनके हाथ कांपते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको मतलब आपने अपने किसी रिलेटिव की सर्जरी की हो और वहां पे मतलब आपको दिक्कत आई हो? हाँ जी, रिलेटिव क्या, मैंने अपने पेरेंट्स को ऑपरेट किया दोनों को। तो उनका मतलब क्या आपने? हाँ, मैंने नी सर्जरीज ही की हैं। पहले बुआ जी की है क्लोज रिलेटिव्स में, 2 बुआ की मैंने की थी नी रिप्लेसमेंट, तो वो फिर भी ठीक रहा। फिर मैंने अपने फादर की, डैडी की 1 साइड ऑफ माइक्रोप्लास्टी की। Okay. अभी मेरे को याद है, इट्स बीन 8 years नाउ आई थिंक। उस रात को मेरे को नींद नहीं आई थी, जबकि मैं आई वाज वेल ट्रेन्ड इन दैट सर्जरी, आई वाज कंफर्टेबल, बट समहाउ नहीं नींद आई। सारी रात मैं नहीं सोया ना, सुबह उठ के ही सर्जरी करनी थी। सर्जरी ठीक ठाक हो गई, सब ठीक हो गया। फिर 3-4 महीने बाद उनके दूसरे नहीं की थी, बिकॉज ही सेड कि जी मैं तो बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ, दूसरे की भी कर दिया। ठीक है। हाँ, उन्होंने भी अपनी तरफ से सारा कुछ ट्राई किया था पहले, देसी तरीके के ठीक हो जाए, बट अल्टीमेटली चलो डन। उसके बाद मैंने अपनी मदर की सर्जरी की, एक नी की, अराउंड आज से 2.5-3 साल पहले। तब डैडी की दूसरी सर्जरी के टाइम भी ठीक रहा, आई कुड स्लीप। मम्मी की फर्स्ट सर्जरी के टाइम भी ठीक रहा। मम्मी की सेकेंड सर्जरी नी की मैंने अभी कुछ महीने पहले की है, ठीक है, सब कुछ शी हैज रिकवर्ड वेल, सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन सो तो गया था, पर मैं ड्यूरिंग सर्जरी आई वाज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, जबकि इस टाइम पे उस पर्टिकुलर सर्जरी माइक्रोप्लास्टी के लिए पीपल, आई ट्रेन्ड अदर सर्जन, आई एम इन दैट लेवल यू कैन से, बट मेरे को पता था ड्यूरिंग सर्जरी आल्सो आई एम अंडर स्ट्रेस, एंड मैं वही सोच रहा था कि व्हाई आई एम अंडर स्ट्रेस। सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही थी, इट वाज रनिंग स्मूथली, बट स्टिल पैल्पिटेशंस हो रही थी मेरे को, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। मैं खुद सोच रहा था कि मैं जिस लेवल पे हूँ ये होना नहीं चाहिए, बट इट हैपेंड, एंड मेरे को यही डर था कि इसी चक्कर में कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, बट लकीली हुई नहीं, एंड माय मॉम रिकवर्ड सो वेल कि विद इन अ वीक शी स्टार्टेड कुकिंग इन द किचन। ओह, दैट्स वंडरफुल। एंड जो मतलब मूवीज में दिखाया जाता है कि अपने रिलेटिव्स की सर्जरी के टाइम पे या कुछ करने के टाइम पे दिक्कत होती है दिमाग में। हाँ, वो ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, मेंटल स्ट्रेस मतलब रहता ही है। एंड मतलब टॉकिंग अबाउट डॉक्टर साहब मेंटल स्ट्रेस, because you are in that kind of profession, you like see a lot of blood out there, you मतलब hear a lot of screams from patient, so how would you मतलब define that mental stress in doctors and medical practitioners? नहीं, ब्लड से स्ट्रेस नहीं होता ऐसा। जब भी अगर फ्रैंकली आप मेरे से पूछो, ब्लड से स्ट्रेस तो तब होता है ड्यूरिंग सर्जरी, जब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया हो, हम चेक कर रहे हैं सर्जरी, हम किसी स्टेप में फंस गए हैं और एनेस्थेटिस्ट जब कहते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी करो, पेशेंट इज गोइंग डाउन, देन ऑब्वियसली फिर तो थोड़ा सा ही ब्लड दिखता है द्वारा, तो हमें लगता है कि यार कुछ हो जाएगा, तब ऑब्वियसली इट्स emergent condition you can say, or condition of crisis, and obviously किसी का भी चिल्लाना affect तो करता ही है। अगर someone is in pain and चिल्ला रहा है तो we just can't ignore। हालांकि if you ask me, in general doctors are less emotional as compared to general population, because training इस तरह से, अगर हम emotional रहेंगे तो किसी का कुछ कर नहीं पाएंगे ना। For example, I am giving you injection and you will have pain injection का, लेकिन अगर वो इंजेक्शन नहीं देंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको कुछ भी कर रहे हैं, हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि आपका अल्टीमेटली ठीक हो कुछ ना कुछ, तो उसके लिए आई मे हैव टू गिव यू पेन, बट दैट्स टेम्पररी। सो बट अगर हम कहें कि बिल्कुल ही फर्क नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। और आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या मेजर्स लेते हैं या क्या चीज़ें करते हैं? तो ये मैंने एक मतलब ये क्वेश्चन ना मैंने देखा है कि पीपल डोंट generally want to talk about this, but this is very important thing that we should talk about mental health of doctors itself.
Yeah, it's very very stressful. I think शायद सबसे ज़्यादा stressful लाइफ होएगी एंड इसी से आगे अगर मैं बताऊं तो अगर आप देखोगे लाइफ लॉन्जिविटी होती है जो पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन की देखना डॉक्टर्स की लाइफ आम लोगों से 8-10 साल कम होती है. रियली आई थॉट हाँ, मतलब कि it's a- डॉक्टर ज्यादा जीते नहीं हैं. नहीं इट्स डाटा इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया. ओके. So, and I'll come back to your question कि मेंटल स्ट्रेस कैसे कम होता है. आई थिंक बिगेस्ट स्ट्रेस पर्सन आर फैमिली एंड फ्रेंड्स. घर पे जाके आपका स्ट्रेस कम होता है बच्चों से मिलके स्पेशली बच्चों के साथ बातें करके ना एंड फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली यू कैन टॉक ओपन हार्ट तो दैट इज ऑलवेज स्ट्रेस बस्टर. एंड पर्सनली मेरे को लगता है कि 15-20 दिन बाद अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बैठ के अगर आप ड्रिंक्स ले रहे हो अल्कोहल एनी फॉर्म व्हाटएवर यू वांट और बिना अल्कोहल के भी कुछ लोग नहीं लेते हैं तो जिससे आप फ्री टॉक कर पाओगे ना यू आर लाइक You can speak your heart out. या तो इट इज द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर. So how your friends take about like your stories and all? So are these doctors or non-doctors as well? हाँ जनरली हमारा है मेरे ख्याल में ना आई हैव सीन के डॉक्टर्स के फ्रेंड मोस्टली मेडिकोज ही होते हैं. शायद उसका रीजन भी ये होगा कि कोरिलेट कर पाते हैं They can थोड़ा सा. understand. हाँ हाँ हाँ. तो ऐसा नहीं है कि मेरे नॉन मेडिको फ्रेंड नहीं हैं पर प्रॉब्ली एक तो वो हमेशा ही एक ना वो बन जाता है रिस्पेक्ट सी बन जाती है ज़्यादा नॉन मेडिकोज के मन में हमारे लिए. ठीक है. तो वो ठीक है अच्छी बात है लेकिन उसमें वो होता है कि वो फिर ना थोड़ी सी क्लोज रिलेशनशिप में भी फॉर्मल वाला पार्ट वो खुल के बात जाते नहीं हैं. कर पाते या, हैं या. आपसे. तो और जो मेडिकोज होते हैं वो खुद सामने वाला भी सिमिलर स्ट्रेस में होता जाता है तो वो शायद वेंट आउट करना इजी होता है या फिर ही कैन अंडरस्टैंड अगर मेरे को किसी पेशेंट के बारे में बात करनी है यार ये हो गया वो हो गया तो ही अंडरस्टैंड कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ. नहीं तो थोड़ा बहुत सर्जरी में ऊपर नीचे हो या पेशेंट के ट्रीटमेंट में हो तो नॉन मेडिको बंदा कहेगा तो क्या फर्क पड़ता है वाई यूर अंडर स्ट्रेस. बट मेरे को होता है यार कि ये मैं मान लो इतना सा 2 मिलीमीटर यदि कर देता है 3 मिलीमीटर तो शायद ही कितना अच्छा होता है. तो वो जो जिसको पता है उसके बारे में ही कैन अंडरस्टैंड हाई सिचुएशन. Right. See, very well. And coming again to the surgery part, can you tell us one of your critical surgeries के जो आपके पास आए हों और मतलब one of your most difficult cases किस तरीके का था और आपने क्या किया उसके लिए और मतलब how is he or she now? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस केस के बारे में आपसे बात करूं मैं. जो आपको लगता है कि आपके लाइफ टाइम का मोस्ट डिफिकल्ट केस था. बहुत पुराने वाले तो मेरे को याद नहीं आ रहे बट ऑफ लेट वालों में से मैं बता सकता हूँ. जैसे एक देयर वाज पेशेंट फॉरेनर पेशेंट अफ्रीका से देयर वाज मिस्टर माइकल बोल्डो. उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था अफ्रीका में. ओके. कंट्री मेरे को ध्यान नहीं विच कंट्री ही वाज फ्रॉम बट इन्फेक्शन हो गया था उसमें पस पड़ गई थी ना एंड उसके बाद पस पड़ने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ इंटरवेंशन किया अल्टीमेटली फेल. तो उसके पस तो पड़ी थी साथ में जो हमारा ये मेन टेंडन होता है जिससे हमारा नी ऐसे मूव करता है वो भी उनका डैमेज हो गया था बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन जो उन्होंने जो भी किया ना. So it was he was in bad shape. He was not able to even stand. Okay. After surgery. हाँ सर्जरी फेल होगी बेसिकली कॉम्प्लिकेशन होगी हम ये कह सकते हैं. So it's one of the most difficult situation in knee. तो उनका पहले इन्फेक्शन कंट्रोल किया फिर उनका हमने नी जॉइंट पूरा फिक्स किया उसको फ्यूज किया आर्थोडेसिस किया तो अल्टीमेटली ही कुड वॉक. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट यू कैन से. एंड एक और आंटी हैं शी फ्रॉम पटियाला उनका भी नी इन्फेक्ट हो गया था. उनकी एज थी 88. ओके. 88 की एज में पस आ रही है नी में नी रिप्लेसमेंट हुआ है पहले उसको कंट्रोल किया इन्फेक्शन सब कुछ किया एंड ऐसे ही और बहुत सारे पेशेंट हैं. रिवीजन सर्जरीज में रिवीजन सर्जरी ऑब्वियसली प्राइमरी तो बहुत सारे सर्जन करते हैं बहुत रिलेटिवली इजी है. रिवीजन मतलब कि एक बार फेल होगी सर्जरी उसको दोबारा
करना, उसको ठीक करना, इट नीड्स मच मोर एक्सपीरियंस एंड ओके much more intelligence also and hard work also. बड़ी हिंदी में बोलूँ तो शिद्दत से आपको काम करना पड़ेगा उस पेशेंट पे, तभी आप कर पाओगे। और मतलब किन चीजों के कारण ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? इट्स बैड लक अल्टीमेटली। तो थोड़ा रिस्क फैक्टर होती हैं कि अगर डायबिटिक है, कोई बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई है, वो सब होते हैं, बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ 1 to 2% of all the surgeries जिसमें इन्फेक्शन हो सकती है, in spite of all the precautions. तो ऐसा जनरली कुछ कह नहीं सकते कि मतलब किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, वो जैसे डायबिटिक पेशेंट, उनकी शुगर कंट्रोल है नहीं है, बॉडी में कोई और इन्फेक्शन है नहीं, यूरिन से इन्फेक्शन काफ़ी कॉमनली आती है, ओके तो एज अ प्रोटोकॉल वी डू ऑल दोज टेस्ट बिफोर सर्जरी कि बंदे की बॉडी में कोई कहीं इन्फेक्शन सोर्स तो नहीं है, एंड फिर ओटी हमारा क्लीन है नहीं है, जो सारा सर्जरी का सामान है वो ऑटोक्लेव है या नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे हॉस्पिटल में बड़ी सर्जरी भी होने लग गई है, बट ऐसे जगह से काफ़ी लोग आते हैं जिनका खराब हुआ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्ली सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, बट सर्जरीज आर बीइंग डन। मे बी कॉस्ट फैक्टर भी है इंडिया में एक बड़ी बात कि बड़े हॉस्पिटल में, बड़े शहरों में कॉस्ट फैक्टर इज मोर, बट कॉस्ट फैक्टर का रीज़न भी यही है कि क्वालिटी का फर्क है। एंड डॉक्टर सिंगला, ये भी मेरे को बताइए कि इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और व्हाट एवर दीज सर्जरीज आर दीज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस? मतलब ये क्वेश्चन मैं जब रिसर्च कर रहा था कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो बहुत सारे लोगों ने कूड़ा के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज covered under insurance? Yeah, these surgeries are covered, but commonly insurance companies after a few years देती हैं, mostly they cover after 3 years. Definitely कई companies 2 साल के बाद भी, ये पूरा का पूरा from the inception of the policy. और इसकी प्राइस क्या रहती है, मतलब इस सर्जरी की? एक नी का कहें हम तो 2 से 2.5-3 लाख के बीच में रहती है, दोनों का इकट्ठा करना है तो 4 to 5-6 के बीच में रहती है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या इम्प्लांट करने हैं, किस तरह सर्जरी करनी है। बट इंश्योरेंस में आई वुड लाइक टू टेल पीपल, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस आजकल कॉमन हो गया, होना भी चाहिए आपके पास। तो एक तो अच्छी कंपनी से कराएं ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहता या फिर किसी को डिसऑन नहीं करना चाहता, बट आई हैव सीन harassment of the patients by insurance company, you can say कि जब फाइनल बिल होता है, क्लेम का टाइम होता है, दे रिजेक्ट। मतलब यू कैन इमेजिन लास्ट मंथ हुआ एक पेशेंट का, पहले अप्रूवल दे दिया उन्होंने, उनका 5.5 लाख का शायद बिल बना था, और पहले इनिशियल अप्रूवल आता था हमेशा, 1.5-2 लाख का आया। ठीक है। जब उनका डिस्चार्ज का टाइम होया, दे रिजेक्टेड। ओके, बड़े इवनिंग में 4 बजे आपको बोले कोई बंदा कि 5.5 लाख रुपया भी लेके आओ जमा कराने के लिए, कहाँ से लेके आओ? एंड जब आपको इनिशियल अप्रूवल मिल चुकी है हॉस्पिटल से, तो इट हैपेंस। एंड जो अच्छी कंपनी है वो ऐसा कॉमनली नहीं करती है, बट सब तरह के सिस्टम है। और ये पूरा का पूरा क्लेम जो होता है वो मिल जाता है अगर किसी ने अच्छी नहीं, वो हाँ, वो एक तो वही अच्छी कंपनी की बात करें, बाकी आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। कई लोगों की को पेमेंट होती है 10%, 20%, 30%। वो तो आप जब पॉलिसी करवाते हो अपने इंश्योरेंस एजेंट से, आप पहले से पूछो कि को पेमेंट का क्लॉज क्या है। तो को पेमेंट क्या होता है? को पेमेंट ये होता है, फॉर एग्जांपल 10% को पेमेंट हुई, आपका बिल है 5 लाख का, तो 10% में 50,000 तो आपने देने ही है। उसके अलावा वो लोग कुछ चीज़ों के पैसे नहीं देते हैं, जैसे फूड का, डाइट का, या डिस्पोजेबल आइटम कुछ होती हैं थोड़ी बहुत, उसका नहीं देते। वो भी पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। कई 100% आता है, कई कंपनीज का, कईयों का को पेमेंट होता है और ये डिडक्टिबल्स होते हैं। ठीक है। तो वो सब चीज़ें बिफोर इंश्योरेंस करवाने से पहले अगर हम अपने अच्छी तरह से रिसर्च करें, दैट वुड बी मच बेटर। कि बाद में हम पछताएं। ऐसा होता है बहुत कॉमनली पीपल से कि मैं तो हर साल के 25,000 रुपये भर रहा हूँ, फिर मेरे से 70,000 रुपया और मांग लिया आपने एंड ऑफ उस पे, क्योंकि वो को पेमेंट का क्लॉज उनको पता ही नहीं था। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, या आप अपने एजेंट से पूछिए। अगर आप
कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं या मे बी आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स, तो आपको अपने एजेंट से क्लियर कट पूछना है कि मेरे को एक भी पैसा उसके बाद नहीं भरना, मतलब को पेमेंट नहीं देना है, तो उसी पॉलिसी के साथ आपको जाना चाहिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि बहुत कॉमन है कि सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस कराया होता है या किसी किसी का 10 का होता है। आई वुड लाइक टू से विद माय एक्सपीरियंस कि कम से कम 20 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एक तो जब भी छोटी पॉलिसी होती है उसमें को पेमेंट का क्लॉज कॉमनली होता है, बड़ी के साथ कॉमनली कम होता है। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा ये है कि जब हम इसका प्रीमियम भरते हैं ना, तो 5, 10 या 20 लाख में जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कुछ थाउजेंड का डिफरेंस होगा। बट जब हम कभी क्लेम लेते हैं तो जो भरने होते हैं पैसे आपने, बड़ी पॉलिसी होगी तो ज़्यादा अमाउंट नहीं भरनी पड़ेगी, छोटी होगी तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो आप पहले शुरू में बचा रहे होते ना, या 2, 4, 5 हज़ार रुपये महीने पर एक साल कोई इकट्ठा एक बार में निकल जाता है। और दूसरा फैसिलिटीज़, आपकी रूम कैटेगरी जो मिलती है, आपको प्राइवेट रूम मिलना है, सेमी प्राइवेट मिलना है, जनरल वार्ड मिलते हैं, वो आपकी इंश्योरेंस अमाउंट पे डिपेंड करता है। वो उसी हिसाब से, बिकॉज आपकी पॉलिसी में लिखा होता है और कंपनी ने जितनी आपने पॉलिसी करवाई है, जितनी की इंश्योर्ड अमाउंट, उस पर डिपेंड करता है कौन सा रूम कैटेगरी आपको मिलेगा। वो तो हॉस्पिटल नहीं डिसाइड करता, वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी डिसाइड करती है, और हॉस्पिटल को तो फॉलो करना होता है। तो कई बार लोग हमें बोलते हैं जी हमारी तो इतनी की पॉलिसी है, रूम हमें दिया नहीं गया। इसका तो पॉलिसी में परसेंटेज होता है ना, कॉमनली 1% होता है, 1% इंश्योर्ड अमाउंट का 1% इज कंसिडर्ड रूम रेंट। तो अब बड़े हॉस्पिटल में रूम रेंट ज़्यादा होता है। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली, जैसे मैक्स में शायद रूम रेंट प्राइवेट रूम का पर डे 12,000 है। अगर किसी की इवन 10 लाख की पॉलिसी है, उसको भी नहीं मिलेगा प्राइवेट रूम। हमारे दिमाग में होगा ये 10 लाख की पॉलिसी है, हमें तो आराम से प्राइवेट रूम मिलेगा, बट वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए व्हाट आई फील, और विद माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि 15 से 20 लाख का तो कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए आज के टाइम पे। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मेरे को बताइए आप, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस स्कीम है विच इज़ आयुष्मान भारत। हाँ जी। तो क्या उसके अंडर भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या कोई भी मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एप्लीकेबल है? या मतलब इंश्योरेंस के जो हम बात करें, आयुष्मान भारत, it has transformed the whole scenario of knee replacement, you can say. Okay. Thousands or lakhs of people have gained from it. And उसमें नी रिप्लेसमेंट ही कवर होता है, हिप रिप्लेसमेंट ही कवर होता है। अब छोटे छोटे शहरों में, इवन गांव में भी शायद कहीं कहीं सर्जरीज होने लगी हैं बिकॉज ऑफ आयुष्मान भारत। गांव में इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वो ठीक है, चल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि वो हमसे कम है। लेकिन ठीक है, चल रहा है। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ आयुष्मान भारत से। आई हैव सीन माई सेल्फ कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल गरीब थे, जो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे सर्जरीज, एंड उन्होंने अपनी सर्जरी कराई उनकी, एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग। लाइक जो कमा नहीं रहा था बंदा बिकॉज सेल्फ फील नहीं पा रहा था, एंड वो काम करने शुरू हो गए हैं, हाउस वाइफ्स काम करने लगी हैं। तो to me, what I feel, आयुष्मान भारत is a big positive thing in India. Okay. और ये सभी तरीके के हॉस्पिटल्स में मतलब हम लोग ये फैसिलिटी ले सकते हैं? नहीं, सब में नहीं, क्योंकि आयुष्मान भारत में ना बहुत कम पैसे आते हैं, बहुत कम। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का, एक नी का आयुष्मान भारत में सिर्फ 80-90 हज़ार का आता है। ओके। तो हम जो इम्प्लांट यूज करें उसकी कॉस्ट ही 90,000 1 लाख की रेंज में है, तो वो नहीं हो सकता उसमें। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर रही है आयुष्मान भारत के थ्रू, कि जो इंडियन मेक इम्प्लांट्स हैं वो सस्ते हैं थोड़े एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो वो यूज होते हैं कॉमनली उसमें, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी। एंड उसमें बेसिक्स यूज होते हैं, जैसे हम तो डिस्पोजेबल आइटम्स भी बहुत सारे यूज करते हैं, तो अगर वो सब यूज करेगा कोई, तो उसमें तो नेगेटिव में चला जाएगा कोई भी डॉक्टर का हॉस्पिटल। तो वो सब यूज ना करके सिंपल यूज करते हैं, बट अल्टीमेटली फायदा तो हो ही रहा है लोगों को। ठीक ठीक। तो अब वो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी ने शुरू किया या जिसने भी शुरू किया, इट्स वेरी गुड स्कीम, स्पेशली फॉर पुअर पीपल। ओके
तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट सब कवर होता है, फ्रैक्चर्स कवर होती हैं, आर्थ्रोस्कोपिक, ACL, सब तरह की सर्जरीज कवर होती हैं। And that's a wonderful thing from government of India. या मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, एंड इवन मेडिकल इंडस्ट्री को वी कैन से कि लोगों को फायदा हुआ, साथ में आप जो इक्विपमेंट बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, सबका बिजनेस भी बढ़ा है। तो एक तरह से बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है हेल्थ केयर। ओके। एंड डॉक्टर सिंगला, एक चीज़ और बताइए, मैंने एक चीज़ और देखी है अपने रिलेटिव्स में भी, कुछ रिलेटिव्स में इंश्योरेंस होने के बावजूद भी दे डोंट वांट टू अंडरगो सर्जरी। और कई बार ये भी देखा है कि कई बार इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड है जब उनको मतलब क्लेम मिल सकता है या एप्लीकेबल हो सकता है, उसको 6 महीने पड़े हैं, 1 साल पड़ा है, तब तक पेशेंट मतलब क्या कर सकता है? सर्जरी तो कौन करवाना चाहता है जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन है। सो ऐसा बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग आते हैं कि दे कैन अफोर्ड या इंश्योरेंस सब कुछ है बट स्टिल मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, नहीं करवाना चाहते सर्जरी। या फिर कुछ लोग आते हैं जैसे आप बता रहे हैं कि इंश्योरेंस में भी क्लेम में कुछ महीने डिले करना चाहते हैं कि उसके बाद हमें क्लेम मिल जाएगा। तो कंजर्वेटिव ऑप्शन है, एक तो सिंपल है कि पेन किलर दे दो, बट उसका बॉडी पे साइड इफेक्ट्स है ना, अच्छी बात नहीं है। तो हम एक्सरसाइजेस पेशेंट करते हैं, पेशेंट को सप्लीमेंट्स देते हैं, या फिर एक लेटेस्ट थेरेपी यू कैन से GFC इंजेक्शन हैं जो मैं यूज करता हूँ। वो क्या है? GFC क्या है? GFC इज ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। ओके। तो वो आपके अपने ब्लड से प्रिपेयर होता है। पहले आपने अगर नाम सुना हो, PRP इंजेक्शन लगते थे, काफी कॉमन, ये भी लगते हैं, जॉइंट में भी लगते थे, फेस पे लगाते हैं, कॉस्मेटिक पर लोग हेयर ग्रोथ के लिए लगाते हैं। तो GFC is more refined version of PRP, and I use it in my clinic, and I found good results. Okay. And especially जिनका relatively कम डैमेज है पर पेन में ज़्यादा लोग, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनके बहुत ज़्यादा डैमेज है, थोड़ी सर्जरी डिले करनी है, कुछ करनी है, उसमें अच्छे रिजल्ट है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई बाहर से कोई ड्रग यूज नहीं करनी है, आपके अपने ब्लड लेना है, उसी से मशीन में डाल के रिफाइन करके आपके बॉडी में द्वारा इंजेक्ट करना है। उसके हीलिंग फैक्टर्स अलग हो जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स अलग होते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग। मतलब और कुछ ना करने के अलावा कुछ तो करने की है, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। ओके। तो GFC मतलब जो लोग डिले करना चाहते हैं अपनी सर्जरी को, या जो अभी सर्जरी करवाना ही नहीं चाहते, तो GFC इज वन ऑप्शन विद देम। हाँ, वो ऑब्वियसली मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक, तो डॉक्टर सिंगला के पास जाना पड़ेगा उसके लिए आपको। एंड डॉक्टर सिंगला, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, मेरे सामने ना मतलब कई क्वेश्चन ऐसे आए, क्वेश्चन नहीं मतलब आर्टिकल्स ऐसे आए कि पीपल आर नाउ मूविंग फ्रॉम नी रिप्लेसमेंट टू नी रीसरफेसिंग। तो ये मतलब क्या चीज है, मतलब व्हाट इज दिस न्यू टेक्निक? दिस इज नथिंग न्यू। It is more of advertisement, you can say, or promotion. Okay. Knee replacement जो originally है वो knee resurfacing ही है। knee replacement में क्या है कि पूरा हम बोन काट के नया कुछ नहीं लगा देते। It's like जो रफ हो चुका होता है सरफेस, उसको शेव ऑफ करके कैपिंग होती है। तो एक तरह से हम सरफेस चेंज कर रहे हैं। ओके। तो कुछ हॉस्पिटल हैं जो इसको प्रमोट करने के लिए, वी आर नॉट डूइंग नी रिप्लेसमेंट, वी आर डूइंग नी रीसरफेसिंग सर्जरी। तो एक्चुअली अगर फ्रैंकली आप मेरे से पूछो तो वो गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इट इज नॉट डिफरेंट सर्जरी, इट्स अ डिफरेंट टेक्निक। वो अपना कुछ अलग उनकी टेक्निक है, लगा लो कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट की जगह वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज करके नी रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं, बट उसका नाम उन्होंने बना दिया नी रीसरफेसिंग सर्जरी। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना है साथ में, किसी ने भी, मान लो आपने सर्जरी करानी है, आपको ये सर मैं नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहता, रीसरफेसिंग करानी है, तो आई विल से दोनों में डिफरेंस कोई नहीं, अल्टीमेटली इट्स सेम सर्जरी, ओनली डिफरेंस इज कि किस तरीके से करनी है, क्या डिफरेंट टेक्निक है। तो रीसरफेसिंग में ये है कि जी
उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज है, तो देन आई वुड से कि टेक्नोलॉजी का यूज करना ही है, फिर तो आप बेस्ट उस पर जाओ ना। आप एक चीज है जो मैनुअल है, जो कन्वेंशनल है, एक है कि टेक्नोलॉजी आप मान के चले यहाँ है, तो आप थोड़ा सा क्यों उठ रहे हो, आप पूरा ऊपर जाओ मीन्स आप रोबोटिक करवाओ, फिर ओके यू गो फॉर रोबोटिक नी सर्जरीज। तो ये क्या है, मतलब रोबोटिक, मतलब रोबोट्स सर्जरी करते हैं जैसे कई सर्जरीज में नहीं, होता है? रोबोट खुद सर्जरी नहीं करता, इट इज लाइक रोबोट और सर्जन मिलके करते हैं। इट इज Okay. काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम। सर्जन कंट्रोल्स होल द सिस्टम। रोबोट बेसिकली ये है कि एक तरह से मैंने सर्जन मैंने प्लान कर लिया कि जी हमने इतने इतने एंगल पे ये रखना है, तो कन्वेंशनल में आई ट्राई के मैं वो अचीव कर लूँ। ओके तो रोबोट वो अचीव करने में हेल्प करते हैं, वो थोड़ी मोर प्रिसाइज कि फॉर एग्जांपल मैंने एंगल रखा है कि 0 पे हमने अलाइनमेंट करनी है या 1 पे करनी है, 2 पे करनी है, तो मैनुअल में हो सकता है एक तो ऊपर नीचे हो, पर रोबोट में एग्जैक्टली वो अलाइनमेंट आ जाएगी। सो दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक। या बट इफ यू आस्क प्रैक्टिकली, वो 1-2 डिग्री का डिफरेंस रहता है मैनुअल में और रोबोट में। Okay. तो प्रैक्टिकली उससे वैसे कोई बहुत फर्क नहीं है, मतलब रिजल्ट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट nowadays robot has become fascination or Okay. technology has become fascination, and it could be a marketing मतलब हमें as orthopedic surgeon को तो यही लगता है, but we have got all the options. Okay. I तो ये as surgery surgeon और we as a hospital, हमारे पास सब तरह की options हैं including robot। और ये प्राइस का भी फर्क होता है फिर इसमें नॉर्मल सर्जरी और रोबोट यूज होएगा, इट कॉस्टेड हॉस्पिटल 4-5 crores। ओके और तो उनको थोड़ा सा रिकवर धीरे धीरे करके होएगा पर सर्जरी, एंड दूसरा उसमें एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल्स भी लगते हैं, तो थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस तो है, बहुत ज्यादा नहीं है, लिटिल बिट मोर। तो रोबोटिक सर्जरी भी इंश्योरेंस में कवर होती है? रोबोटिक वाला पार्ट इंश्योरेंस वाले कवर नहीं करते हैं, ओके जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बेसिकली, जो कन्वेंशनल वाला अमाउंट तो कवर करते हैं, बट रोबोटिक वाला इन जनरल नहीं करते हैं। शायद कोई कोई पॉलिसी अभी आ गई होंगी जो कवर करती होंगी, पर इन जनरल रोबोट का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं करते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता वो। वंडरफुल। डॉक्टर सिंगला, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और हम लोग लास्ट लेग में पहुंच गए हैं अपने इस पॉडकास्ट की। आज हमने बहुत सारी बातें की कि एज एन सर्जन आप क्या फील करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, और मतलब लोगों को अपने नी और जॉइंट पेन्स के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर्जरी के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को 3 ऐसी चीज़ें बताएं जो उनको अपने लाइफ में नहीं करनी चाहिए ताकि वो बच सके, मतलब किसी भी सर्जरी से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि मेरे को आपने बुलाया। Whatever I've talked, it may be helpful for few or maybe more people, so I would be thankful to you and to God। जो मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या नहीं करना है सर्जरी से बचने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि अपने आप को बचा के रखो एक्सीडेंट से, ड्राइव करते हुए या रोड पे चलते हुए या कोई भी एक्टिविटी करते हुए, कि आपको इंजरीज ना हो ना, तो भगवान ना करे कि किसी को फ्रैक्चर हो, इट्स वेरी पेनफुल कंडीशन, एंड उसका तरीका ये, प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। एंड बाकी आप अगर हम नी के लिए स्पेसिफिकली बात करें या बोन हेल्थ के लिए बात करें, तो जितना एक्टिव होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ओके जिस तरह पंजाबी कहते हैं ना कि अपने शीर तो जिन्ना कम लिया जाए उन्ना ज़्यादा चंगा है। इट्स ट्रू। जो लोग हैवी वर्क करते होते हैं या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग होते हैं, राइट। एंड जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं उनकी बोन्स वीक होती हैं। दिस वी सी एवरी डे। एब्सोल्युटली। तो आपको एक्टिव रहना चाहिए, ट्राई टू बी स्लिमर। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही थिन हो आप, भले बहुत मोटे ना हो, एंड जंक फूड ना खाओ, फ्राइड चीज़ें ना खाओ जितनी हो सके, एंड हेल्दी खाना खाना चाहिए, गुड फूड। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, ट्राई टू हैव रिलेटिवली प्योर थिंग्स, आर्टिफिशियल मिक्सिंग वाली चीज़ें ना हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करें तो दैट्स इन जनरल गुड फॉर हेल्थ।
डॉक्टर सिंगला, आप बार बार सप्लीमेंट्स, डाइट और प्योर खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए ताकि हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकें? मतलब वो हमारे लाइफस्टाइल में होनी चाहिए वो चीज़ें। बोन एंड जॉइंट हेल्थ के हिसाब से देखें तो मिलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नट्स, ड्राई Okay. फ्रूट्स जो हम बोलते हैं, कॉमन नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं कि उनसे कैल्शियम आता है, प्रोटीन आते हैं। गॉर्गॉन्स होते हैं जो एक मखाने जो बच्चे खाते हैं, वो विद वेरी रिच सोर्स ऑफ बिल्कुल। कैल्शियम। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन जनरल अगर आप पूछो तो हरी सब्जियाँ या इवन हमारी जो घरों में यूज इन दालें वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एंड ग्लूटेन थोड़ा कम खाया जाए, या फर्मेंटेड ग्लूटेन इज ओके। ओके। तो ये सब चीज़ें करेंगे। एंड फ्राइड चीज़ें कम, जंक फूड तो कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो सके या ठीक ना है। बराबर हो सके। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड होता है कि कैलोरीज होती हैं बट उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। राइट। लाइक उसमें वी कैन से प्रोटीन्स नहीं होते, विटामिन्स नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते, जस्ट कैलोरीज होती हैं, मेनली कार्ब्स होते हैं या फैट्स होते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं खाएं और बाकी सारी चीज़ें हम अपना कोशिश करें तो इट विल मेक योर लाइफ। एब्सोल्युटली। मैं अगला क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा था कि 3 ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए, उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया है। नहीं। एंड करनी चाहिए में एक प्रॉब्लली ये भी है कि अपने हेल्थ के ना खर्चे के लिए थोड़े थोड़े पैसे अलग रखने चाहिए। वो ऐसे रखना मुश्किल है शायद। हेल्थ इंश्योरेंस शायद एक अच्छी चीज़ है जिसमें यह है कि हम थोड़े से पैसे हर 6 महीने बाद या साल बाद उसमें डाल दें और अल्टीमेटली जब जरूरत पड़े तो वो काम आ काम जाए। आए। क्योंकि अगर मैं वैसे संभाल लूंगा ना कि ये अपने एक Health के लिए। गुल्लक में रखने हैं हेल्थ के लिए, वो शायद कोई मुश्किल हो जाए क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी हम निकाल लेंगे कि यार वो पैसे बड़े निकाल लो। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी वो तो चले गए ना पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक रहेगा। नहीं, वंडरफुल जी, वंडरफुल टॉकिंग टू यू डॉक्टर सिंगला। मतलब आपने आज हमारी ऑडियंस को नी सर्जरी और जॉइंट सर्जरी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, आई गेस अगर कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा है और अपना या अपने रिलेटिव्स में से किसी का भी सर्जरी होने वाला है, तो ये पॉडकास्ट आई गेस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर करो जिनकी सर्जरी हो चुकी है, होने वाली है, या लोग डर रहे हैं सर्जरी करवाने के लिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर सिंगला फॉर बीइंग हियर ऑन विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। थैंक यू। अगर आप इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पॉडकास्ट पूरा ध्यान से सुना है, और लास्ट लेग में हम लोग बात करेंगे विन टॉक्स की, वेयर विन इज विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। आज के पॉडकास्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंगला ने हमारे साथ अपनी विजडम शेयर की। हमारे को बहुत 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 इंस्पिरेशन मिली उनसे, और अब मैं आपको मौका दे रहा हूं उनसे डायरेक्ट नेटवर्क करने का, जो हमारा विन का एन है, विच इज़ नेटवर्किंग। और डॉक्टर सिंगला ने हमारे व्यूअर्स के लिए 20 फ्री कंसल्टेशंस दी हैं। इनिशियल कंसल्टेशन टोटली फ्री, जिसको आप मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में जाके अवेल कर सकते हो। अवेल करने की कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली उनके पास अपना मैसेज पहुंचा सकते हो या अपनी क्वेरीज पहुंचा सकते हो। तो डॉक्टर सिंगला विल गिव यू अ फ्री इनिशियल कंसल्टेशन इन दिस नेटवर्किंग पार्ट। तो आप हमारे को बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। हम लोग डॉक्टर सिंगला से बात करेंगे और आपकी क्वेरीज का आंसर लेके आएंगे। और अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज होंगी तो उसके ऊपर हम लोग एक सेकंड पॉडकास्ट भी लेके आएंगे डॉक्टर सिंगला के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड हमने इस बड़े पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स अभिषेक जैन क्लिप्स के ऊपर भी डाली हुई हैं, जिसको आप देख सकते हो और कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।